यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स जो है दे रखे हैं नीचे ऑप्शंस में, हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इन ऑक्सो एसिड्स में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो हम जानते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम दो तरह से देखते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर और एक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पर। तो हमारे सामने यहाँ पर कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है या इस तरह की कोई डिसप्रोपोर्शनेशन या डिसम्यूटेशन रिएक्शन नहीं है कि जिसको देख के हम समझे कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आ रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी में जो है फॉस्फोरस एसिड, इसे आर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं, ऑप्शन सी में जो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड है और ऑप्शन डी में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जैसा मैंने बताया कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं दिख रही है, इलेक्ट्रॉन आते जाते नहीं दिख रहे, तो यहाँ पर हमें जो है हाइड्रोजन के बेसिस पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। फास्फोरस के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताने के लिए आपको इनके ऑक्सो एसिड्स की क्या होगी, स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर्स पता नहीं है तो आप इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। हमें आंसर तो पता है लेकिन हम फिर भी चारों ऑप्शंस की जो है स्ट्रक्चर्स बना के इनमें पता करेंगे, है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा क्यों है। ये हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो कि क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें क्या होते हैं, दो पीएच बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है, ओएच बॉन्ड होता है। तो जो पीएच बॉन्ड होता है और एक होता है ओएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये क्या करता है, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, तो यहाँ पर H+ आयोनाइज नहीं हो पाता, H+ के रूप में निकल नहीं पाता है। जबकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, अपने शेयरिंग बॉन्ड को यानी कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ से जो है H+ का आयोनाइजेशन आसानी से हो जाता है, यानी H+ का निकलना आसान हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर पीएच जो है हाइड्रोजन को नहीं निकलने देगा, यानी ये स्ट्रांग होगा। और OH में जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से यहाँ पर H+ जल्दी आयनाइज होकर H+ आयन दे देगा। इसीलिए H3PO2 को क्या कहते हैं, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक H+ देता है। और पीएच बॉन्ड आयनाइज नहीं होने की वजह से, इसका आयनीकरण आयनाइजेशन नहीं होने की वजह से ये H+ नहीं निकलते हैं यहाँ से। एसिड बेस रिएक्शन में एक H+ देकर बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, मोनो बेसिक एसिड। अभी तक हमने यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड की प्रॉपर्टी की थोड़ी सी जानकारी ली। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी हमारे जो चार ऑप्शंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो है रिड्यूसिंग पावर, है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट किसकी होगी। तो हम ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आसानी से अवेलेबल करवा देता है, सामने वाले रिएक्टेंट से जुड़वा देता है, ऐसा जो कंपाउंड होता है और मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर तो जो है ये एक ही H+ दे रहा है, तो यहाँ पर ये मामला उल्टा कैसे, हमारे जो बाकी ऑप्शन है वो ज़्यादा H+ निकालते हैं, उसे भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखी जाएगी वो देखी जाएगी पीएच बॉन्ड से। तो अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई पीएच बॉन्ड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है और ये आयोनाइज ही नहीं हुआ, तो ये हाइड्रोजन कैसे देगा और कैसे सामने वाले रिएक्टेंट को रिड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से देखा जाता है कि कई बार जो कंपाउंड और जो मॉलिक्यूल होता है वो स्वयं हाइड्रोजन देता है और रिड्यूस करवाता है रिएक्टेंट को, और कई बार क्या होता है
ये अपने साथ वाले दूसरे रिएक्टेंट को हाइड्रोजन देने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, एप्रिशिएट करता है, इंड्यूस करता है। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, रिएक्शन के एंड में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शन में ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले रिएक्टेंट को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। जब हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये क्या करता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल के दोनों ऑक्सीजन क्या करता है, अपने से जोड़ लेता है और क्या बना लेता है, फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। और ये जो 4 हाइड्रोजन हैं यह क्या किससे जुड़ जाते हैं, 4 नाइट्रेट आयन से जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारे हाइपोफॉस्फोरस एसिड ने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल के 4 हाइड्रोजन को हमारे रिएक्टेंट सिल्वर नाइट्रेट से जुड़वा दिए, यानी क्या करवा दिया, इसने यहाँ पर रिडक्शन करवा दिया, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कई बार कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्वयं खुद जो है हाइड्रोजन जो है नहीं जुड़वाते रिएक्टेंट से, वो दूसरे रिएक्टेंट को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं और उससे क्या करते हैं, हाइड्रोजन दिलवा के जो है रिएक्टेंट का रिडक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है किसकी, 2 pH बॉन्ड की वजह से, और खुद किस में हो गया, फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया और बचा हुआ 4Ag ये सिल्वर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में प्राप्त हो गया। इसका मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम हमारे बाकी 3 ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारे फास्फोरस एसिड में देखें तो यहाँ पर क्या है, एक ही pH बॉन्ड है, यानी हमारे हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ये क्या होगा, कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उससे कम होगी। हमारे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक भी pH बॉन्ड नहीं है, तो इसकी क्या होगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पायरोफॉस्फोरिक एसिड की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर भी कोई pH बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, हमारे ऑप्शन सी की, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।